जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आसानी से स्टॉक खरीदें। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू बाय स्टॉक इजीली। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो आपको अपने वित्त का प्रबंधन करने में मदद कर सकती है। शेयर बाजार में निवेश करना कठिन लग सकता है, खासकर जब आप अभी शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि यह बहुत जटिल या जोखिम भरा लग सकता है। सावधानी पूर्वक समझ आपको आरंभ करने में मदद कर सकती है। शेयर बाजार में निवेश करने के दो शीर्ष कारणों में से एक है आपके निवेश पर अधिक रिटर्न मिलने की संभावना और वित्तीय अनुशासन विकसित करना। उदाहरण के लिए, जब सावधि जमा जैसे बुनियादी बचत साधनों के साथ तुलना की जाती है तो शेयरों में निवेश करने से पिछले दशक में रिटर्न की दर अधिक रही है। समय समय पर निवेश करने से वित्तीय अनुशासन की आदत विकसित होती है जो आपको पैसे बचाने और सावधानी पूर्वक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जी हाँ दोस्तों, अब जानेंगे शेयर बाजार क्या है। सरल शब्दों में, शेयर बाजार एक बाजार है जहां वित्तीय साधनों का कारोबार होता है। ये स्टॉक, ब्रांड, कमोडिटीज आदि हो सकते हैं। भारत में दो प्राथमिक शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) है। 90% से अधिक नकद व्यापार के साथ NSE अब तक का सबसे बड़ा है। वस्तुओं के लिए अन्य एक्सचेंज भी हैं, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, और पावर ट्रेडिंग के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX इत्यादि। दिन प्रतिदिन के कारोबार किए जाने वाले उपकरण, वित्तीय साधनों का कारोबार करने में सक्षम एक्सचेंज सही शेयर बाजारों की सभी गतिविधियों और प्रतिभागियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है। कंपनियों को सूचीबद्ध करने के अलावा ये एक्सचेंज सूचकांकों का प्रबंधन भी करते हैं। सूचकांक शेयरों की एक टोकरी है जो किसी विषय का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह आकार हो या उद्योग। यह निवेशकों को शेयर बाजार के रुझान पर एक सामान्य गेज की भी अनुमति देता है। भारत में सबसे आम सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स है। निफ्टी NSE पर सूचीबद्ध बाजार पूंजीकरण के शीर्ष 50 शेयरों की टॉप 50 शेयरों की एक टोकरी है। सेंसेक्स BSE पर सूचीबद्ध 30 कंपनियों का एक समान सूचकांक है। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंडेक्स का उपयोग आमतौर पर फंड मैनेजरों और अन्य शेयरों के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक म्यूचुअल फंड जो अपने प्रदर्शन को निफ्टी पर बेंचमार्क करता है ने इस वर्ष 15% रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया, तो म्यूचुअल फंड ने वास्तव में अपने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह है कि फंड मैनेजरों की विशेषज्ञता पर निर्भर रहने के बजाय बेहतर होगा कि आप उन 50 निफ्टी शेयरों को खरीद लें। जी हाँ दोस्तों, अब जानेंगे 2024 में शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। आप शेयर बाजार में सीधे खरीद या बिक्री नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उन दलालों से गुजरना होगा जो बाजार में व्यापार करने के लिए अधिकृत हैं, या स्टॉक ब्रोकरेज कंपनियां हैं जो आपको अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्यापार करने की अनुमति देती है। जी हाँ दोस्तों, प्रक्रिया सरल है लेकिन ट्रेडिंग खाता खोलना। अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए आपको एक लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के साथ एक ट्रेडिंग खाता खोलना होगा। यह खाता वह जगह है जहां आप खरीद या बिक्री के ऑर्डर निष्पादित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डीमैट खाता निर्माण। ब्रोकर या प्लेटफॉर्म एक साथ आपके नाम पर एक डीमैट खाता स्थापित करता है। यह डीमैट खाता आपकी वित्तीय प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखता है। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाते से लिंक करना। ट्रेडिंग और डीमैट
दोनों खाते आपके बैंक खाते से लिंक हो जाते हैं, जिससे निर्बाध फंड ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केवाईसी दस्तावेजीकरण खाता खोलने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपने ग्राहक को जाने केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसमें आमतौर पर सत्यापन के लिए सरकार द्वारा अधिकृत पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड या आधार प्रदान करना शामिल है। आप जानेंगे ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कई ब्रोकर और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया की पेशकश करते हैं, जिससे आप अपना सत्यापन विवरण डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। इससे खाता खोलने में तेजी आती है। अक्सर कुछ ही दिन लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम समय में खाता ओपन हो जाता है। व्यापार निष्पादन। एक बार जब आपके खाते स्थापित हो जाते हैं तो आप अपने चुने हुए ब्रोकर या ब्रोकरेज कंपनी के साथ व्यापार कर सकते हैं। ट्रेडिंग उपयोगकर्ता अनुकूल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या फ़ोन कॉल के माध्यम से ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निवेशक पारदर्शी और विनियमित व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देते हुए अधिकृत चैनलों के माध्यम से शेयर बाजार में खरीद और बेच सकता है, गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको बहुत अधिक जानकारी मिलने वाली है और ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लेना। 2024 में शेयर बाजार में निवेश करने की लागत क्या है? जी हाँ दोस्तों, कुछ प्रकार के शुल्क हैं जिनका भुगतान आपको आमतौर पर करना होगा। लेन देन लागत। सभी दलालों को ब्रोकरेज का भुगतान किया जाता है, जो एक शुल्क है जो वे आपके लिए व्यापार की सुविधा के लिए लेते हैं। डिस्काउंट। ब्रोकरों के आगमन के साथ ये लागतें तेजी से कम हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकरेज के अलावा वे प्रत्येक लेन देन पर सरकार को भुगतान किए गए कर और बकाया भी एकत्र करते हैं, जैसे प्रतिभूति लेन देन पर एसटीटी, सेवी शुल्क, माल और सेवा कर, जीएसटी आदि। डीमेट शुल्क। जबकि आपका ब्रोकर या ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म आपके लिए आपका डीमेट खाता खोलता है, लेकिन वे इसे संचालित नहीं करते हैं। डीमेट खाते आपके हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत एनएसडीएल या सीडीएसएल जैसे केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी द्वारा संचालित किए जाते हैं। आपसे अपने खाते को बनाए रखने के लिए नाम मात्र वार्षिक शुल्क आमतौर पर आपके ब्रोकर या ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म द्वारा एकत्र का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। ये शुल्क 100 रुपये से 750 रुपये के बीच कहीं भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर। आप अपने निवेश से प्राप्त लाभ का 1% कर के रूप में सरकार को देते हैं। स्टॉक के लिए यदि आप उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय तक रखते हैं तो आप दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करते हैं, जो कि 10% है। और यदि आप 1 वर्ष से कम समय के लिए रखते हैं तो आप अब अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करते हैं, जो कि 15% है। ये दोनों कर टैक्स दरें सरकार द्वारा लगाए गए उपकर या अधिभार के आधार पर बदलती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। टैक्स की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2024 में शेयर बाजार में आप किस प्रकार के उपकरण खरीद सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इक्विटी शेयर। कंपनियों द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयर आपको लाभांश के रूप में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी लाभ का दावा प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड बांड। कंपनियों और सरकारों द्वारा जारी किए गए बांड निवेशक द्वारा जारीकर्ता को दिए गए ऋण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें ऋण साधन या निश्चित आय साधन के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों,
अब जानेंगे म्यूचुअल फंड, एमएफ म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी और संचालित म्यूचुअल फंड धन एकत्र करने के माध्यम है जिसे बाद में विभिन्न वित्तीय उपकरणों में निवेश किया जाता है। निवेश से लाभ निवेशकों के बीच उनके पास मौजूद इकाइयों या निवेश की संख्या के अनुपात में वितरित किया जाता है। इन्हें सक्रिय रूप से प्रबंधित उत्पाद कहा जाता है, जहां एक फंड मैनेजर बेंचमार्क जैसे निफ्टी से बेहतर रिटर्न उत्पन्न करने के लिए आपकी ओर से क्या खरीदना और बेचना है इस पर निर्णय लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड स्वयं ही उसको संचालित करती है, आपसे फंड इकट्ठा करके और उसे फंड इकट्ठा करके वो अपने आप स्टॉक खरीदे और बाद में प्रॉफिट होता है वो सब में डिवाइड कर देती है। एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF तेजी से लोकप्रियता हासिल करते हुए ETF अनिवार्य रूप से निफ्टी या सेंसेक्स जैसे सूचकांक को ट्रैक करते हैं। एक बार जब आप ETF की एक इकाई खरीद लेते हैं तो आप निफ्टी में 50 शेयरों का एक हिस्सा उसी वेटेज में रखते हैं जो निफ्टी उन्हें रखता है। इन्हें निष्क्रिय उत्पाद कहा जाता है जो आमतौर पर MF की म्यूचुअल फंड की तुलना में लागत में बहुत कम होते हैं और आपको सूचकांक के समान जोखिम या रिटर्न प्रोफाइल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति या परिसंपत्ति वर्ग के प्रदर्शन से प्राप्त होता है। ये डेरिवेटिव कमोडिटी, मुद्राएं, स्टॉक, बॉन्ड, बाजार, सूचकांक और ब्याज दरें हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2024 में निवेश के लिए विभिन्न प्रकार के स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर शोध करते समय आपको मार्केट कैप शब्द का सामना करना पड़ेगा। मार्केट कैप या बाजार पूंजीकरण कंपनी का 100% मूल्य है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर मान लें कि किसी कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब है कि कंपनी के सभी शेयर खरीदने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, बाजार पूंजीकरण के आधार पर 3 प्रकार के स्टॉक वर्गीकरण मौजूद है। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई म्यूचुअल फंड और ETF को मार्केट कैप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, सेबी लार्ज कैप को मार्केट कैप के हिसाब से शीर्ष 100 शेयरों के रूप में परिभाषित करता है। ये कंपनियां राजस्व के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से कुछ हैं, अच्छी तरह से स्थापित हैं और आमतौर पर अपने संबंधित उद्योगों में बाजार में अग्रणी है, आगे हैं। इन्हें कम से कम जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन ये मिड या स्मॉल कैप शेयरों जितनी तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन वे लंबी अवधि में उच्च लाभांश और सुरक्षित पूंजी आरक्षित की पेशकश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिस्क कम है लेकिन प्रोग्रेस भी स्लो है, तो ये बिजनेस आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए है जहाँ आपको रिस्क कम है और आगे जाके प्रॉफिट होगा। मिड कैप स्टॉक। सेबी मिड कैप को मार्केट कैप के हिसाब से शीर्ष 101 से 250 रैंक वाले शेयरों के रूप में परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य आमतौर पर 8,000 से 25,000 करोड़ रुपए के बीच मार्केट कैप वाली कंपनियों से है। ये कंपनियां लार्ज कैप से छोटी होती हैं, उच्च वृद्धि करने में सक्षम होती हैं और किसी बड़ी कंपनी को बाधित करने या लार्ज कैप कंपनी में विकसित होने की क्षमता रखती है। उन्हें लार्ज कैप की तुलना में जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन स्मॉल कैप की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक मार्केट कैप के आधार पर शीर्ष 251 और उससे नीचे के सभी शेयरों को सेबी द्वारा स्मॉल कैप माना जाता है। ये छोटी कंपनियों के स्टॉक हैं और अक्सर अत्यधिक अस्थिर होते हैं। अन्य दो की तुलना में इन्हें काफ़ी जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन इनमें उच्च रिटर्न की संभावना है। स्मॉल कैप स्टॉक भी कम तरल होते हैं, जिसका अर्थ है इन शेयरों के लिए लार्ज कैप की तरह उतने खरीदार और विक्रेता नहीं हैं। मार्केट कैप के अलावा
शेयरों को उद्योग द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, वे कितने लाभांश देते हैं, वे कितने तेजी से बढ़ रहे हैं इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, कैसे जाने कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, अपनी जोखिम उठाने की क्षमता तय करें। जी हाँ दोस्तों, जोखिम उठाने की क्षमता जोखिम की वह मात्रा है जिसे आप झेल सकते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कई कारकों में निवेश की समय सीमा, आयु, लक्ष्य और पूंजी शामिल हैं। ध्यान में रखने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण बात आपकी वर्तमान देनदारियां हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं तो आप जोखिम लेने के इच्छुक नहीं होंगे। यहाँ शायद आपके पोर्टफोलियो में अधिक ऋण लार्ज कैप स्टॉक होंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरी ओर यदि आप युवा हैं और आप पर कोई आश्रित नहीं है तो आप में जोखिम उठाने की क्षमता अधिक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको इक्विटी बनाम ऋण में अधिक निवेश की अनुमति मिल सकती है। इक्विटी के भीतर भी आप अधिक स्मॉल कैप में निवेश करने में सक्षम हो सकते हैं जो अधिक जोखिम वाले स्टॉक हैं। शुरुआती बिंदु यह ध्यान में रखकर चुनाव करना है कि जोखिम और इनाम साथ साथ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नियमित रूप से निवेश करें। अब जब आपके पास एक डीमैट खाता है तो आप नियमित निवेश के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता है। एक व्यक्तिगत बजट निर्धारित करें, अपने खर्चों पर नज़र रखें और देखें कि आप कितना अलग रख सकते हैं। बाजार में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP का उपयोग करना है। एक SIP मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड में हर महीने समान राशि का निवेश कर रहा है। यह आपको बाजार के विभिन्न स्तरों का औसत निकालने, निवेश की अच्छी आदतें बनाए रखने और आत्मविश्वास हासिल करने के साथ साथ धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाने की अनुमति देता है। जी हाँ दोस्तों, एक विविध पोर्टफोलियो बनाएं। किसी भी पोर्टफोलियो के निर्माण का मूल नियम विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों में निवेश करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई परिसंपत्ति खराब प्रदर्शन करती है तो यह प्रभाव को कम कर देता है। विविधीकरण परिसंपत्ति वर्ग, उद्योग और चक्रों के भीतर विस्तारित होता है। अपना सारा पैसा किसी ऐसे उद्योग में लगाना आकर्षक हो सकता है जो उन्नति की ओर अग्रसर हो, लेकिन उद्योगों के बीच वितरण करना, मार्केट कैप एक्सपोजर को संतुलित करना और स्थिर लेकिन कम रिटर्न वाले बॉन्ड के साथ इक्विटी शेयरों के जोखिम को संतुलित करना हमेशा बेहतर होता है। जी हाँ दोस्तों, अंत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि SIP का उपयोग करें कि आपके विभिन्न बाजार चक्रों में प्रतिभूतियों में निवेश किया है। अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करें। जैसे जैसे समय के साथ आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, इसे प्रतिबिंबित करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में भी बदलाव होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए हर 2 तिमाहियों में अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करना चाहिए कि आप किसी स्टॉक या परिसंपत्ति वर्ग के संपर्क में नहीं हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, यह भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, जब आप परिवार शुरू करते हैं या जब आप सेवानिवृत्ति की आयु के करीब होते हैं तो आप अपने जोखिम कम करना चाह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जमीनी स्तर शेयर बाजार में कोई भी निवेश कर सकता है। यह एक जीवन कौशल है जिसे निखारने की ज़रूरत है और सभी अच्छी चीज़ों की तरह इसमें भी थोड़ा धैर्य, समय और अध्ययन की ज़रूरत है। सोच समझकर किए गए निवेश से आप अपने पैसों को अपने काम में ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने लक्ष्यों और
सपनों को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह थी संपूर्ण नॉलेज शेयर मार्केट की। आप हमसे ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट टिप्स एंड नॉलेज आपको मिलती रहेगी, एडवाइस मिलती रहेगी, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।